हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 14 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो देखते हैं इस डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ओवरव्यू देते हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही उनका एसोसिएशन करते हैं यूपीएससी के ओरिजिनल सिलेबस के साथ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मेंस के लिए, साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए। तो आइए देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ जो कॉर्नर पे हमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। कल आपने स्टेप अप आईएएस की न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में सुना होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ रखे गए हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। सेंटर का जो आर्टिकल है आईएएस से रिलेटेड है। आईएएस का मौसूल से सफाया किया जा चुका है, तो उसके बाद उसका क्या फ्यूचर होगा, कुछ बातें यहाँ रखी गई हैं, देखना है। नीचे ये जो आर्टिकल है ये डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे। आज फ्राइडे है तो 3 व्यूज डिस्कस किए जाते हैं सेकंड पेज पर, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो आज का जो टॉपिक चुना गया है वो है सीबीआई। तो देखते हैं क्या बातें इधर हैं। ये एक ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आर्टिकल है, हमें इसे भी डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ। पेपर 3 का जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। कंटेक्स्ट यही है कि अभी रिकॉर्ड किया गया कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी नीचे आ गया है, तो जिसने एक मॉनेटरी पॉलिसी डिलेम्मा क्रिएट कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिलेम्मा होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेम्मा ये होता है कि हम महंगाई को यानी इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं तो दिक्कत होने लगती है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेवल तक इन्फ्लेशन को कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इन्फ्लेशन को कम कर देते हैं तो उससे डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। तो कई तरीके के नुकसान हमें देखने को मिलते हैं अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो सीपीआई पर अभी हम हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन को जो कैलकुलेट करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है ओवरऑल इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन भी आगे है, मैं उसको बताऊंगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है पूरा जो इन्फ्लेशन है उसका जो रेट है वो 1.54% कम रिकॉर्ड किया गया। तो आगे देखते हैं आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में ये बात बताई जा रही है कि जो टारगेट दिया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसके बारे में अगर आप जानते हो तो 3 मेंबर्स उसमें आरबीआई से हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं। उनको टारगेट दिया गया है इन्फ्लेशन कंट्रोल का 4+-2, यानी उनको इन्फ्लेशन को 2 और 6 के बीच में रखना है, 2% और 6% के बीच में रखना है। तो अभी ये जो इन्फ्लेशन है ये 2% के नीचे आ गया है, और अगर इन्फ्लेशन 2% के नीचे आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट में और आरबीआई में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। गवर्नमेंट लगातार आरबीआई से ये कह रही है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करें। इंटरेस्ट रेट को कम करने का मतलब ये है कि कई सारे मैकेनिज्म है जिसमें जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसा लेती हैं, ठीक है। रेपो रेट की आप बात कर सकते हो। तो अगर इन मैकेनिज्म में जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई अगर कम कर दे तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई से लेंगी, और अगर वो आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेंगी तो फिर वो मार्केट में पैसे को पुश करेंगी। जो बैंक्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, तो मार्केट में पैसा जाएगा। जब मार्केट में पैसा जाएगा तो फिर लोगों के पास डिमांड बढ़ेगी। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो कम क्यों होता है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब मैं आपको सामान्य शब्दों में बताता हूँ कि अगर सामान सस्ता हो रहा है तो मतलब कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है। और अगर सामान महंगा हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एकदम सामान्य भाषा में समझिए, सामान सस्ता क्यों होता है। सामान सस्ता इसलिए होता है जब लोग उस सामान को नहीं खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। दो मान लीजिए, सपोज करिए कि 10 स्कूल बैग्स हैं मार्केट में और कोई भी उन स्कूल बैग्स को 200 रुपये पर की कॉस्ट पे लेने को तैयार नहीं है, तो वो दुकानदार मजबूर होकर उस बैग की जो कॉस्ट है, जो इसका प्राइस है, वो 150 रुपये कर देगा ताकि वो बिक जाए। तो दैट इज डिफ्लेशन, सॉरी, जो इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है जबकि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। तो अभी प्रेजेंट में जो कंडीशन है वो ये है कि डिमांड कम है, और अगर डिमांड कम है तो फिर इस डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कहा जा रहा है कि जो आरबीआई है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जो इकोनॉमिस्ट हैं कई तरीके के, या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। तो इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो लोग गेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो क्या है। इवन जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी 4% के नीचे आ गया है। मैं आपको बताता हूँ कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन ये होता है कि जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, यानी जो टोटल इन्फ्लेशन है उसमें से जो वोलाटाइल मटेरियल होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, या फिर
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जिनकी जो वैल्यू है, जिनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, हर दिन बदलती रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जब हम इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन से बाहर निकाल देते हैं तो फिर हम उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी नीचे आता नहीं है, लेकिन अभी वो भी 4% के नीचे आ गया है, जो कि 5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये थोड़ा सा सीरियस इशू है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ भी दिखा रहा है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा है वो भी वीक हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। कैपिटल गुड्स के मामले में अगर हम देखें, या फिर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मटीरियल्स हैं उनके मामले में भी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा है वो काफ़ी लो शो कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। डिफ्लेशनरी ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये एक कंसर्निंग इशू है। सजेशन ये है कि सेंट्रल बैंक को अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम करना चाहिए, ताकि बैंक्स उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार ले सके और वो मार्केट में पुश करें। जब वो मार्केट में पैसे को पुश करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, तो फिर वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। कुछ वे फॉरवर्ड में बातें कर रहे हैं कि अभी जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कई सामान दूसरे स्लैब में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, 7th सेंट्रल पे कमीशन अभी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है जुलाई से, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका बढ़ेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो स्कोप अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे स्टेट्स में हमने देखा कि डेट रिलीफ किया गया, बात हम मध्य प्रदेश की करते हैं, उत्तर प्रदेश की करें या महाराष्ट्र की करें, तो अगर उनके डेट रिलीफ किए गए हैं तो फिर फार्मर्स के पास थोड़े बहुत पैसे तो होंगे कि वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएं, ठीक है। बाकी हेल्थ और बैंकिंग सेक्शन को जो स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये भी एक अच्छा स्कोप है कि हमारा इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। इन्फ्लेशन एजम्पशन अच्छा होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे जाता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। आरबीआई के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें कि इसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो बेहतर हो और इसको जल्दी से जल्दी डील किया जा सके। तो ये पूरा जो आर्टिकल था इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा शो हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ decelerated to a record low of 1.54%. In your opinion, how would it impact Indian economy? Critically analyze. तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, द इस्लामिक स्टेट आफ्टर मोसुल। अब ये जो टॉपिक है, इसको पेपर 3 का जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर्स वाला, ये इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा, ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हैदर अल अबादी, इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैलिफेट यानी जो खलीफा डिक्लेयर किया था। मोसुल का एक मॉस्क ये कह सकते हैं मस्जिद था, ग्रैंड अल नूरी नाम का। हमने इसके पहले भी इसको डिस्कस किया था, किस तरीके से वहाँ जो ISIS वाले थे वो लोग इस मस्जिद को छोड़कर भागते हैं और अल्टीमेटली वो उस मस्जिद को ब्लास्ट करके जाते हैं। दैट शोज कि उनके अंदर ऐसा कोई रिलीजियस सेंटिमेंट है नहीं जिसके बेसिस पर वो रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बगदादी ने इसी मॉस्क से अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया था और इस मस्जिद पर कब्जा करने के साथ ही जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे हैदर अल अबादी, उन्होंने मोसुल का जो एरिया है उसको ISIS फ्री डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद कुछ छिटपुट इलाकों में रह गए थे जिनको वहाँ से भी मार के भगा दिया गया। लेकिन इनका ये कहना है कि अलकायदा की तरह ये फिर से खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और अपनी टेरिटोरियल स्ट्रॉन्ग होल्ड को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में कुछ बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। कंटेक्स्ट हमने यहाँ पर देख ही लिया है। आइए देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट में मोसुल में जो इस्लामिक स्टेट की ISIS की जो कंडीशन है वो क्या है। हम देखते हैं कि मिस्टर आबादी ने मोसुल को लिबरेट अनाउंस कर दिया, जो कि इराक की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। इराक की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मोसुल। आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोसुल इज अ सिटी रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो आपको बताना होगा, याद रखिएगा इराक, ठीक है, इराक के वर्ड याद रखिए, मोसुल यहाँ से एसोसिएटेड है। इसको निश्चित तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले 3 सालों से वहाँ पर ISIS ने अपना कब्जा जमा कर रखा था और बहुत एफर्ट्स के बाद जो इराक की आर्मी थी, जिसको सपोर्ट मिला US के एयरफोर्स का, और उसके बाद जो कुर्दिश लोग थे कुर्द लोगों ने भी सपोर्ट किया इराक की आर्मी को, और उन लोगों ने अल्टीमेटली इस एरिया से ISIS का सफाया कर दिया। हालांकि इसके पहले उन्होंने कुछ और भी छोटी सिटीज़ को ISIS से फ्री किया था, जैसे रमादी और फलूजा। ये अपने काम का नहीं है बट मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए 9 महीनों से ISIS के खिलाफ मोसुल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी उस एरिया को ISIS फ्री डिक्लेयर किया गया और जो बगदादी उनके लीडर हैं वो या तो मर गए हैं या तो फिर भाग गए हैं। अभी इवन ये न्यूज़ भी आ रही थी जो बगदादी हैं वो मारे गए हैं, तो जो इसके लीडर थे, सरगना थे, उनको मार दिया गया है। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या इसके बाद ISIS डिफीट हो चुका है,
क्या 21st सेंचुरी में जो कैलिफेट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है इन टेररिस्ट ग्रुप्स का, वो कुछ और ग्राउंड रियलिटीज को शो करते हैं जो हम इनका इवोल्यूशन आईएसआईएस का हुआ है उस बेसिस पर। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 हिस्सों में इस आर्टिकल को डिवाइड करके उन्होंने डिस्कस किया है, तो मैं तीनों हिस्से आपको बताता हूं बिल्कुल ब्रीफ में। फर्स्ट ये है कि जो आईएसआईएस है वो प्रोटोस्टेट एक एक्टर है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, और अभी इमीडिएट फ्यूचर में भी इतनी आसानी नहीं है कि हम आईएसआईएस को ख़त्म कर पाएँ। हालांकि इन्होंने मोसुल का एरिया खो दिया है, लेकिन फिर भी इनके अंडर में अभी भी कुछ स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज हैं, जैसे इराक की एक जो सिटी है हैविजा, ठीक है, जो किर्क जो वहाँ की एक सिटी है उसके नज़दीक में है। काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो काफ़ी रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरी बात कि वहाँ का जो टेरेन है वो बहुत मॉन्टेनियस है, तो वहाँ पर इतनी आसानी से उनको वहाँ से भगा पाना इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी एरियाज़ पे कब्जा कर रखा है, वहाँ के सिटीज़ के ताल अफार, सलाहुद्दीन, अनबर और दियाला, ये सिटीज़ के नाम आर्टिकल में दिए थे, आपको याद नहीं रहेगा और काम का भी नहीं है। दूसरी, सीरिया में भी इन्होंने कुछ अच्छी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर कब्जा करके रखा है, जैसे राका पर अभी भी उनका कंट्रोल है, आर्मीज़ वहाँ पर लगातार एफर्ट कर रही हैं राका से उनको बाहर निकालने की, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। इसके अलावा ईस्ट सीरिया की जो लार्जेस्ट सिटी है डेर एजोर, वहाँ पर भी उन्होंने कब्जा मचा के रखा हुआ है। तो अभी ये कह रहे हैं कि हमने हालांकि मोसुल से उनको निकाल दिया है, बट स्टिल चैलेंजेस अभी भी आगे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आईएसआईएस है वो वापस लौट के नहीं आएगा। कुछ जियोपॉलिटिकल फॉल्ट भी हैं, जैसे सिया सुन्नी के बीच में कंसेंसस बनाने की जरूरत है। जो उस एरिया के इराक के जो सुन्नीज हैं वो सिया डोमिनेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लगातार रहते हैं। इनिशियल फेज में इन्होंने आईएसआईएस को सपोर्ट तक किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो बेहतर है इराक में, वो ये है कि एटलीस्ट एक कंसेंसस है किस तरीके से आईएसआईएस का सफाया करना है। जैसे सारे प्लेयर्स एकजुट होकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे अमेरिका है, कुर्द हैं, ईरान है, जो ईरान के जो कुर्दिश मिलिटेंट हैं, शिया मिलिशिया जो हैं, और इराकी गवर्नमेंट है। ये सारे जो एजेंट्स हैं ये एक साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सीरिया में ऐसा नहीं है। सीरिया में जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है, और इस वजह से कंसर्न बहुत ज़्यादा है। आईएसआईएस को ख़त्म कर पाना इतना आसान नहीं होगा। सीरिया में क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सेंटर में आईएसआईएस है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी उन लोगों ने वहाँ की एक इंपॉर्टेंट सिटी पे कब्जा भी करके रखा है। वो सिटी का नाम मैंने इस स्लाइड में आपको बताया था, राका, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो सीरिया में दोनों ग्रुप्स हैं वो डिवाइडेड हैं। आईएसआईएस के खिलाफ ये दोनों ही ग्रुप्स लड़ रहे हैं। पहले ग्रुप में जो असद हैं उनकी गवर्नमेंट है, और वही दूसरे ग्रुप में एसडीएफ है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बारे में बता देता हूं। ये रेबल ग्रुप हैं जो कि चाहते हैं कि असद की गवर्नमेंट को नीचे गिरा फेंका जाए और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाए। तो दो फ्रंट तो आईएसआईएस में डिवाइडेड है, एक असद की गवर्नमेंट है, एक एसडीएफ है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अब ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और ये दोनों आईएसआईएस से भी लड़ रहे हैं। अब असद को सपोर्ट कर रहा है रशिया, ध्यान दीजिएगा, असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया सपोर्ट कर रहा है। एसडीएफ को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए कि यूएसए एसडीएफ को सपोर्ट यहां पर कुर्द भी कर रहे हैं। कुर्द जो हैं वो एसडीएफ को सपोर्ट कर रहे हैं और वो इनके पक्ष में लड़ रहे हैं। अब कुर्द से थ्रेट रहता है टर्की को, क्योंकि ये कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं और अगर कुर्दिस्तान बनेगा तो थोड़ा बहुत एरिया टर्की का भी जाएगा। तो टर्की कुर्द के खिलाफ लड़ेगा, यानी कि जो टर्की है वो ये असद के फेवर में है। टर्की, देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन किस फ्रंट पे लड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब ये दोनों एक दूसरे के विरोध में भी हैं। असद गवर्नमेंट, रशिया और टर्की एक तरफ हैं, एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कि रेबल ग्रुप हैं, यूएसए और कुर्द ये एक तरफ हैं, और ये दोनों मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ही इनको इस एरिया से हटाकर, यानी कि ये जो राका का एरिया है या देर एजोर का एरिया है, यहाँ से हटाकर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर दोनों फोर्सेस जो हैं वो सक्सेसफुली आईएसआईएस को वहाँ से खदेड़ भी देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर कौन रूल करेगा ये अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो सीरिया की कंडीशन काफ़ी बेकार है, इराक की तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर पता ही नहीं चल पाता कि कौन से फ्रंट पर कौन लड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्लियर कर ही देता हूँ कि कौन से फ्रंट पर कौन लड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं
कि देखिए जो ISIS है फंडामेंटली इंसर्जेंट ग्रुप है, इन्होंने अपने आप को एक प्रोटो स्टेट के फॉर्म में स्टैब्लिश किया था, लेकिन अगर इनके स्टेट के फॉर्म को खत्म कर भी दिया जाएगा तो ये एक इंसर्जेंट के ग्रुप के रूप में तो अपने डोमिनेंस बना के रखेंगे ही। और हिस्ट्री ऐसा शो भी करती है, जैसे कि देखिए तालिबान पे आपको पता होगा 1998 में वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन US के इंटरवेंशन से 2001 में उनको वहाँ से भगा दिया गया, उनको गवर्नमेंट से उतार कर फेंक दिया गया। उनके जो लीडर थे मुल्ला उमार, उनको ये तक बोला गया कि वो मार दिए गए हैं, हालांकि वो छिपे हुए थे। तो क्या तालिबान खत्म हो गया? नहीं, तालिबान खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी इमर्जिंग है। कई सारे जगह पर वो अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन भी कर रहा है और आज भी वो अफगानिस्तान में थ्रेट बना हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम अलकायदा का लेते हैं। अलकायदा को सप्रेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया तालिबान के बाद। उनके जो लीडर थे उसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद पाकिस्तान में मार दिया गया। लेकिन क्या उसके बाद अलकायदा खत्म हो गया? नहीं, अलकायदा अभी भी अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है जिहादिस्ट के फॉर्म में, अफ्रीका में, सीरिया में, यमन में, हर जगह पर। इसके अलावा आप अलकायदा को इराक में भी देख सकते हैं। एक समय ऐसा था कि इराक में अलकायदा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, लेकिन जब उनको खत्म किया गया तो वहाँ के डिजर्ट के एरिया में जाके छिप गए। ठीक है, और अभी वहाँ से वो फिर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को अल्टीमेटली खत्म कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ISIS ने जो अपना काम है, अपना जो स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज कर दी है। अभी वो डिफेंसिव हो गए हैं, अपने कोर एरिया को वो सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और अपनी फ्रेंचाइजीज जमाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में। जैसे कि बोको हराम जो अफ्रीका में है, काफ़ी बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप के फॉर्म में है, उन्होंने भी ISIS के प्रति अपनी लॉयल्टी शो कर दी है। अफगानिस्तान में हम अगर देखते हैं तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, वो भी एक ब्रांच ही है ISIS की। फिलीपींस में अभी जो वहाँ के आर्म जिहादिस्ट हैं, उन्होंने भी खुद को ISIS की ब्रांच डिक्लेयर कर दिया है। अभी कल एक न्यूज़ थी कि पहली बार इंडिया ने 500 मिलियन का ऐड दिया है फिलीपींस को ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये इंडिया का पहला स्टेप है कि उन्होंने ISIS के खिलाफ कुछ किया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो मतलब किस तरीके से ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो लास्ट बात है वो ये है कि किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप को ख़त्म करना इज़ ओके, बट उनकी जो फिलॉसफी है, जो अलकायदाइफ है जो उनका, उसको इतनी जल्दी खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, उसमें अभी टाइम लगेगा। हालांकि किया जा सकता है, दैट डजंट मैटर, उसके कई सारे मेजर्स होते हैं, वी वुड टॉक अबाउट देम लेटर, बट अभी उसमें टाइम लगेगा। तो ये ISIS की बात हमने कर ली। नेक्स्ट आर्टिकल डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड है। देखिए डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति डोमेस्टिक काम के लिए किसी भी वर्कर को अपॉइंट करता है तो उसका पूरा डेटा वो लेता है कि हाँ वो कहाँ का है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसकी फिजिकल बिल्ड, उसका कॉम्प्लेक्शन, सब कुछ चेक करता है, वो सब कुछ उसकी डिटेल्स लेता है। इवन ये कहते हैं उनके टैटू मार्क्स तक चेक किए जाते हैं, उनके बाल, आई, सब कुछ चेक किए जाते हैं। बट जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका कोई भी डेटा नहीं लिया जाता। तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ है कि अगर, और ये एक चीज़ देखने को मिली है कि डोमेस्टिक जो वर्कर्स हैं वो बहुत रेयरली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयर को, जबकि जो एम्प्लॉयर हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेस्टिक वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और लेटर ऑन उनके खिलाफ कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। बात करते हैं रिकॉग्निशन की। इंडिया में 93% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बट आइडनी ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब हम इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी नहीं मानते, इनका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। इनका काम क्या है, ये कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डिश वॉशिंग, बेबी को केयर वगैरह करने के लिए लोग इनको अपॉइंट कर लेते हैं, और इनका जो काम है उसको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया में इनकी सिक्योरिटी के लिए केवल 2 लॉ हैं। पहला तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 वाला, और दूसरा ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 में आया था। केवल इन्हीं 2 लॉ के तहत इनकी सिक्योरिटी थोड़ी बहुत की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा काम होता है डोमेस्टिक वर्क्स में, लेकिन इनको इक्वल पे नहीं मिलता जितना इनसे काम करवाया जाता है। NSSO ने 2011 में जो सर्वे किया उन्होंने बोला कि 3.9 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जबकि जो डेटा है वो कहीं ज़्यादा है। एज पर जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस डाटा को 10 मिलियन बताया है, मतलब 1 करोड़। समझ रहे हैं ना आप, 1 करोड़, तो बहुत डिफरेंस है डाटा में, बहुत सारे लोग हैं। और जो भी लोग डोमेस्टिक वर्कर्स बनते हैं, वर्क में जाते हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, जैसे वो मेजरली आदिवासी होते हैं, दलित होते हैं, या लैंडलेस ओबीसीज होते हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत मार्जिनलाइज्ड होते हैं, या माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह भी इसमें जाते हैं, तो वो ऑलरेडी बहुत मार्जिनलाइज्ड होते हैं। उसके बाद उनका फर्दर इन एक्टिविटीज़ में बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम यही देख रहे हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है
कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इतनी बेहतर नहीं है। अगर वहाँ पर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती तो ये फिर क्यों डोमेस्टिक फंक्शंस में जाएंगे जहाँ पर कि उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक चीज़ और है कि जो नया ट्रेंड बदल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, उसमें वुमेन तो मेल के कामों के में आगे जा रही हैं, ठीक है, मतलब जो मेल्स का काम है वो वुमेन कर रही हैं। हमने देखा कई सारे ऐसे काम हैं, इवन वो आर्मी में भी जाने लगी हैं। उनको अभी जो हमारे मिलिट्री जनरल बिपिन रावत हैं उन्होंने बोला कि वो उनको फ्रंट पर भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सारे मेल्स के काम ऑक्यूपाई कर रही हैं, लेकिन मेल फीमेल्स के काम को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। मतलब जो वुमेन हैं उनको डबल बर्डन पड़ रहा है, उनको अपना काम तो ऑलरेडी करना ही पड़ रहा है जो उनके लिए एग्जिस्टिंग है, प्लस उनको फर्दर जो मेल का जो एरेना है जिसमें वो जाकर काम कर रही हैं, एरेना तो क्या ही बोलेंगे हम, मेल का एरेना तो किसी का कुछ भी नहीं है, बट जो माना जाता था कि हाँ वुमेन को नहीं करना है, बट वो अभी वो सारे काम कर रही हैं आगे बढ़कर, उसके साथ ही उनका पिछले कामों से पीछा नहीं छूट रहा है। तो बर्डन बहुत ज़्यादा है वुमेन के ऊपर एज वेल एज डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ और भी है कि जो नए गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट बिल है या मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये भी, इसका भी फायदा इन डोमेस्टिक वर्कर्स को मिलता नहीं है, ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक जो दिक्कत है वो ये है कि इनको किसी भी समय हायर या फायर किया जा सकता है, कभी भी रख लो कभी भी निकाल दो, कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये भी कंसर्न्स हैं हमारे लिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है अभी 2016 में ड्राफ्ट बिल पेश किया गया, डोमेस्टिक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बिल 2016, एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इसमें ये बात भी की गई, थोड़ा वेलफेयर मेजर्स इसमें लिए गए हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी डोमेस्टिक वर्कर को अपने पास रखेगा काम के लिए, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का जो डेटा है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर हैं उनसे सेस भी कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा किया जा सके। तो कुछ अच्छी बातें इस फ्रेमवर्क में की गई हैं जो कि अभी ड्राफ्ट बिल आ रहा है। एक चीज़ इसमें और भी है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन डाटा वगैरह होगा, तो अगर फर्दर कोई एक्सप्लॉयटेशन के केसेस आते हैं तो एम्प्लॉयर को आइडेंटिफाई करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये सिर्फ ये नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो डोमेस्टिक फंक्शन है उसको क्रिमिनलाइज कर रहा है, ये उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा, बल्कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको एक राइट बियरिंग वर्कर के तौर पर आगे लेकर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, और ऐसी पॉलिसीज हमें बनाने की ज़रूरत है जिससे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनके जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर किया जा सके। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, वी शुड अप्रिसिएट इट। तो ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल में की। नेक्स्ट आर्टिकल CBI से रिलेटेड है, इसमें तीनों व्यूज हम डिस्कस करेंगे। पेपर 3 का आर्टिकल है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो तीनों व्यूज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। आइए सबसे पहले लेफ्ट व्यू देखते हैं। ये प्रशांत भूषण जी ने लिखा है जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोला कि जो ये क्रिटिसाइज करेंगे निश्चित तौर पर, इन्होंने बोला कि जो RBI है वो गवर्नमेंट के इंडिकेशन पे काम करती है। मुलायम सिंह यादव और मायावती के केसेस की भी बात करते हैं। ये जब भी होते हैं तो ये CBI का इस्तेमाल अलग अलग समय में इनके खिलाफ या तो इनको अपीस करने के लिए या फिर इनके ऊपर अपने जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब इनके ऊपर सिकंजा कसने के लिए CBI का इस्तेमाल किया जाता है। तो या थोड़ा एग्जांपल देके बोलते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि CBI के जो एक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल विल पर डिपेंडेंट है। पॉलिटिकल विल जब चाहती है कि वो काम करें तो वो करते हैं, जब चाहती है ना करें तो नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए कई सारे जो मूवमेंट हुए करप्शन से रिलेटेड या फिर लोकपाल का जो मूवमेंट हुआ, उसने कहीं ना कहीं इस बात को स्ट्रेंथन किया कि CBI को डीलिंक करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और गवर्नमेंट से, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। गवर्नमेंट के पास जो पावर है CBI को ट्रांसफ़र करने की, या उनकी जो पोस्ट है, जो पोस्ट ऑफिशियल है, वो गवर्नमेंट अपनी चॉइस के हिसाब से डिक्लेयर करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसको हैम्पर करता है और वो बेहतर तरीके से काम करने में आज के दौर में सक्षम नहीं है। कई तरीके के CBI के करप्ट ऑफिशियल्स हमें देखने को मिलते हैं जो करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है और इस वजह से CBI बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इनका ये भी कहना है कि CBI एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, और गवर्नमेंट का एक टूल है। गवर्नमेंट के 3 टूल हैं जिसके हिसाब से वो अपने जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं। एक CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसके वो छापे मरवा के लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं कि इन्हीं तीनों की तरफ जो CBI है वो भी सिर्फ एक गवर्नमेंट का टूल है और कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। आइए देखते हैं राइट व्यू क्या है। राइट व्यू में सबसे पहले तो ये प्रकाश सिंह जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं कि किस तरीके से ये जो CBI है ये इमर्ज हुई है। देखिए CBI को ये बताते हैं कि अभी अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, मतलब ये तो उसके पक्ष में ही बात बोलेंगे। इन्होंने बोला कि 1861 में
पुलिस एक्ट पास किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉलिटिकल था। ब्रिटिश एम्पायर ने इसको अपने हित में पास किया था ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं वो इससे परफॉर्म करवा सकें, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये फील किया गया कि जो पुलिस एक्ट 1861 है, इसके तहत जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बहुत अच्छे काम नहीं कर पा रही हैं। तो 1941 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, ठीक है, जिसके तहत स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया। और उस समय चूंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अंडर में कर दिया गया। लेकिन 1946 में एक नया एक्ट पास किया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। और ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम था वो इस एक्ट के तहत परफॉर्म करने का जो प्रोविजन था वो इसमें बना दिया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो अथॉरिटी थी वो ऐसे ऑफिशियल्स को दे दी गई कि वो इन्वेस्टिगेट वगैरह कर सकते थे। अभी जो सीबीआई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही काम करती थी, और इसी अथॉरिटी को जो 1963 का पीरियड था उसमें इसको मेटामॉर्फ्स कर दिया गया, मतलब इसका नाम बदलकर ये जो एसपीई था, स्पेशल, यहां पर हमने मेंशन किया था, ठीक है, कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ये जो था इसी का नाम बदल के यहाँ पर सीबीआई कर दिया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सीबीआई है वो इवॉल्व हुई है। तो अभी आपको जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि सीबीआई जो फंक्शन करती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत करती है। बहुत अच्छे से रट्टा मार लीजिए इसको, ठीक है, कुछ फैक्ट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई फंक्शन करती है। अब इनकी कुछ बातें हैं, वो कहते हैं कि सीबीआई को टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे जस्टिस जीएस वर्मा ने भी बोला था कि जब भी पावरफुल लोगों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो सीबीआई लोगों को, पब्लिक को डिसअपॉइंट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में इनको केज पैरेट बोला था, मतलब ये पिंजरे के अंदर बंद एक तोता है, ठीक है। सक्सेसिव कमेटीज आई, उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए सीबीआई में एम्पावरमेंट के लिए। जैसे एलपी सिंह कमेटी आई थी, उन्होंने बोला कि कंप्रिहेंसिव सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत है ताकि सीबीआई अच्छे से फंक्शन कर सके। जो 19th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2007 में, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक अलग से लॉ बनाया जाना चाहिए जिसके तहत सीबीआई अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे। 24th रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2008 में, तो उन्होंने भी बोला था कि बहुत अब ये ज़रूरी है कि जो लीगल मैंडेट है वो सीबीआई के लिए बनाया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। तो लगातार, लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि अभी तक किसी भी रिकमेंडेशन को माना नहीं गया है और किसी पर भी काम नहीं किया गया है। तो इसमें गलती किसकी है आप बताइए? गलती क्या सीबीआई की है? नहीं, गलती सीबीआई की नहीं है, गलती गवर्नमेंट की है जिन्होंने इन सजेशंस को इन्फोर्स नहीं किया। अब ये ब्लेम करना बिल्कुल अनफेयर होगा क्योंकि सीबीआई ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं सीबीआई से भी, तो उनके कुछ फॉल्ट्स को लेकर उन पर क्वेश्चन मार्क लगाना बजाय इसके कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको ध्यान में ना रखना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं होगा, ठीक है। ये भी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करना अनफेयर है जबकि उसके पास प्रॉपर फ्रीडम नहीं है, रिक्विजिट मैन पावर नहीं है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। तो इस आधार पर हम सीबीआई को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और सीबीआई ये फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो राइट वाले फेवर करते हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली लाके इसमें थोड़ा सा फेवर किया भी है। सेंटर में नवनीत राजन जी की हम जो व्यूज़ हैं वहाँ डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। इसके अलावा इन्होंने सीबीआई में भी काम किया है और एनआईए में भी काम इन्होंने किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भी इन्होंने काम किया है। अभी बोलते हैं कि सीबीआई काफ़ी लंबे समय तक इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और फेयर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के तहत काफ़ी लंबे समय तक सीबीआई ने फंक्शन किया है। इसने पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिया है, जुडिशरी और मीडिया में भी उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। इनमें अभी भी क्वालिटी है, कैलिबर है, प्रोफेशनलिज्म है कि अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कई बार डिसऑनेस्टी के केसेस इनके खिलाफ आए हैं। जब भी ऐसे केसेस आए हैं तो तुरंत रिमेडियल एक्शंस भी लिए गए हैं और इनकी इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो ये अच्छी बातें करते हैं सीबीआई के बारे में। इसके अलावा ये कहते हैं कि फर्स्ट मेजर चैलेंज जब आया था, जब क्वेश्चन मार्क लगा था सीबीआई के ऊपर, तो जैन हवाला डायरीज केस 1990s में था, उसमें इनके ऊपर पहली बार क्वेश्चन मार्क लगा था। बट ये कहते हैं कि ये फेयर नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म फॉल्ट के लिए जो लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी एजेंसी का इग्नोर किया जाए। अब आगे ये कहते हैं कि काफ़ी पास्ट अच्छी ग्लोरी रही है, बहुत अच्छा फंक्शन किया है सीबीआई ने, और सीबीआई अभी भी लॉ के तहत इन्फ्लुएंशियल है और अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करती है। वो एक रोबस्ट, इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अभी जो अर्जेंसी है, जो अर्जेंट नीड है, वो इस बात की है कि इसका जो मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है।
जो डायरेक्टर या ऑफिसर्स का सिलेक्शन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो डायरेक्टर का टेन्योर है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। और सीबीआई को रीजनेबल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। तो इन्होंने एक सेंटर व्यू रखा है यहाँ पर अच्छे तरीके से, ना तो क्रिटिसाइज किया है ना ही बहुत अच्छा बोला है, सजेशंस भी दिए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगला आर्टिकल जेंडर इंपावरमेंट से रिलेटेड है। पेपर 2 का टॉपिक है मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, कंटेक्स्ट यही है कि कोची मेट्रो और चेन्नई मेट्रो में जो ट्रांसजेंडर्स थे उनको काम दिया जाना शुरू किया गया, उनको अपॉइंट किया गया और कई तरीके के वर्कफोर्स में इनको हायर किया जा रहा है। बात करते हैं कि सुप्रीम, ये जो बात अभी एफर्ट्स सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड हैं जो उन्होंने 15 अप्रैल 2014 में दिया था। जो एक केस था नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है और इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, वेलफेयर होना चाहिए ट्रांसजेंडर्स का। तो इसी के तहत अब इनकी जो कंडीशंस है, इनको एक थर्ड जेंडर का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, तो इनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सेफगार्ड होने चाहिए, ऐसा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसके तहत कार्रवाई होना शुरू हो गई है। अब लेकिन अभी जो दुख की बात है वो ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 अभी भी पास नहीं हो पाया है। इसके अलावा अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी भी वो कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016 है, इसके कुछ पॉइंट्स हमें देख लेने हैं। कुछ अगर आंसर्स इससे रिलेटेड आते हैं तो हम इसको लिख पाएंगे। पहला तो ये है कि इसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है कि ये ट्रांसजेंडर्स है क्या, बाकी इनके डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया है, इनके इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। ये भी कहा गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हैं वो ऑब्लिगेटेड हैं कि वो इनको जॉब देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी देने की बात की गई है ट्रांसजेंडर्स को और एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाया जाएगा जो इनके वेलफेयर को इंश्योर करेगा। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई ज़बरदस्ती कंपेल करता है इनको बेगिंग के लिए या बॉन्डेड लेबर के लिए तो ये एक क्राइम होगा। बट दो बातें हैं जो क्रिटिसाइज करने वाली हैं, वो ये हैं कि इस बिल में सेक्शन 377 जो है हमारा आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का, उस इशू को एड्रेस नहीं किया गया है। इसमें होमोसेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं, ये 2 बार सेक्सुअल मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसको इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो क्रिमिनलाइज किया गया है सेक्शन 377 में, इसके बारे में अगर आप जानते हो तो 2009 में हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लीगल बोल दिया था कि होमोसेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलीगल नहीं है और उस पर कोई कार्रवाई आईपीसी के तहत नहीं की जाएगी। लेकिन 2013 में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये काम लेजिस्लेचर का है कि वो इस बात को क्रिमिनलाइज करेंगे कि डीक्रिमिनलाइज करेंगे। जुडिशरी हैज़ नथिंग टू से इन दिस केस। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सेक्शन 377 के बारे में बता भी दिया। अब एक दिक्कत यह है कि जो ट्रांसजेंडर की इन्होंने डेफिनेशन दी है वो बड़ी वेग है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको इस एक्ट के बारे में बताई। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि एनजीटी ने काइट स्ट्रिंग मटेरियल को बैन किया है, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से बने उन्होंने काइट स्ट्रिंग को बैन किया है? नायलॉन के, प्लास्टिक के, एनी सिंथेटिक मटेरियल के। तो बताना है, तो सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए जो कुछ भी नायलॉन या वो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक है, सबको उन्होंने बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एनजीटी के बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करना है। एनजीटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी डिफंग के तहत किया गया है। दूसरा, मुंबई में इसका जो सिटिंग होती है ट्रिब्यूनल की वो होती है। तो आपको बताना है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दिल्ली के अलावा कुछ भोपाल वगैरह के सेंटर्स है जहाँ पर इनकी सिटिंग होती है और मुंबई में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओनली वन, इसका जो सही आंसर है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसजेंडर बिल। हमने अभी इसकी बात भी की। ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को ऑब्लिगेट करता है कि वो उनको जॉब दें, और तीसरा, अगर कोई बॉन्डेड लेबर या बेगिंग में उनको कंपेल करता है तो ये क्राइम होगा। तो मैंने आपको डिस्कस ही किया था, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि जो सीबीआई से रिलेटेड है, हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया है कि जो सीबीआई है वो आरबीआई, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरबीआई कहाँ से आ गया इसमें, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है
कि सीबीआई यूनियन सब्जेक्ट में आती है, ना कि स्टेट सब्जेक्ट में। आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है या कौन सा जो है वो गलत है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दो के दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। सीबीआई जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आती, ताकि उसकी जो फ्रीडम है वो बनी रहे, और दूसरा ये यूनियन सब्जेक्ट में आती है, स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आती। तो ये आर्टिकल्स हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी अभी एक न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें, पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।